शाम के 6:30 बज रहे हैं। वक्त है 15 शहर 15 रिपोर्टर का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इलाहाबाद में हो रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसमें कैराना का मुद्दा उठा है। जी न्यूज ने उठाई है हिंदू के पलायन की खबर, और जी न्यूज की खबर के बाद पूरे देश में इसका असर हुआ है। अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया है। कैराना और मथुरा का मुद्दा बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठा है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, क्या और डिटेल आ रही है? देखिए, अमित शाह अपने अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो साल की सरकार की उपलब्धियों पर बखान करते हुए, क्या उसे बधाई देते हुए, लेकिन इसी बीच में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है। मथुरा में जो कुछ हुआ सबके सामने है। कैराना में जिस तरह से हिंदू परिवार, बहुसंख्यक परिवार वहां से पलायन कर रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। यूपी में माफिया राज है, गुंडागर्दी की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। ये कहा अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और ये भी कहा अपने कार्यकारिणी के सदस्यों से, खासकर उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव में आए हुए जो नेता हैं, उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये सरकार को बदलना है। क्योंकि कैराना में जिस तरह से वहां पलायन हो रहा है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मथुरा में जो कुछ हुआ सरकार की शह पर हुआ है, इसलिए इस सरकार को बदलना होगा। बदलने के लिए आप लोग कमर कस लिए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जी न्यूज ने जो मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय स्तर पर उठा, वही मुद्दा अमित शाह ने कार्यकारिणी में बहुत जोर शोर से उठाया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए इस तरह घटना नहीं हो, इसलिए बदलाव जरूरी है। जी, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से इलाहाबाद में शुरू हो गई है। बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर है 2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव। इससे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि समय के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है। इलाहाबाद में आज से बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें हर हाल में आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा कि सभी को नई सोच और नए विचारों के साथ आगे आना होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े चेहरे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद आए हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर यहाँ मंथन होगा, और यहाँ से बिगुल भी बजेगा कि यहाँ से उखाड़ फेंकना है भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षण देने वाली इन सरकारों को, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो कॉकटेल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी चुनाव में नेता और अन्य उम्मीदवार चुनने के लिए फरवरी 2017 से पहले 4 सर्वे करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी कौन चेहरा होंगे, कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और विदेश मामलों पर प्रस्ताव पास होंगे। यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यूपी का चेहरा बनाने के पक्ष में है, लेकिन राजनाथ सिंह यूपी चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच दोबारा कराने का फैसला किया है। दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी उन 75 फाइलों को दोबारा खोलेगी जो बंद हो गई थी। 1984 की सिख दंगों की जांच के लिए केंद्र की तरफ से बनाई गई एसआईटी एक बार फिर से बंद की गई फाइलों को खोलेगी। एसआईटी ने दंगे से जुड़ी 75 ऐसी फाइलों को खोलने का फैसला किया है जिन्हें सबूतों या गवाहों की कमी की वजह से बंद कर दिया गया था। जो डिले हुआ कांग्रेस के करके कि देवर इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑल नॉनसेंस, वो आज उसकी भरपाई जो है वो एनडीए सरकार कर रही है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसको लेकर दिल्ली में 237 मामले दर्ज किए गए थे। ये जो केस रीओपन हो रहे हैं, इनकी इंक्वायरी दिल्ली पुलिस नहीं करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अफसर इसमें इन्वॉल्व थे 84 में। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का ड्रामा बताया है। वही एक तरह का ड्रामा कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये बीजेपी और अकाली दल ये पिछले 32 साल से ये करते आ रहे हैं कि जब इलेक्शन आए, इलेक्शन के पास आके इनको चुनौती याद आता है, इलेक्शन निकल जाते हैं तो ये भूल जाते हैं। जांच को लेकर एसआईटी जल्द ही विज्ञापन जारी करेगी, जिसमें पीड़ितों और गवाहों से एसआईटी की इस जांच में शामिल होने और सहयोग करने की अपील की जाएगी।
1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच दोबारा कराने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा करार दे सकता है। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों पर सीएफएसएल की मुहर लगने के बाद आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी न्यूज के सवालों से भागते नजर आए। खुद केजरीवाल ने जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी को लेकर हुए प्रोग्राम को लेकर जी न्यूज की फुटेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। अरविंद केजरीवाल से सीएफएसएल की रिपोर्ट को लेकर जी न्यूज ने बार बार सवाल पूछा, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। जेएनयू मामले में जो रिपोर्ट है, का जो वीडियो है उसको जेएनयू मामले में केजरीवाल तो केजरीवाल, जी न्यूज के सवालों से बचने के लिए उनके मंत्री भी आज बचते दिखाई दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो जानकारी नहीं होने का बहाना ही बना दिया। जेएनयू मामले में जेएनयू ने जो फुटेज दिखाया था उसको सीबीआई की सीएफएसएल लैब में जांच के लिए भेजा गया था, उसको जेन्युइन करा दिया। दिल्ली सरकार ने ये केस किया था कि वो डॉक्टर है। तो ये आ जाएंगे, देखिएगा, अभी मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, सारी रिपोर्टें देखने के बाद कम किया जाएगा। जी न्यूज की विश्वसनीय रिपोर्टिंग और जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों पर हमारी फुटेज के सही होने की खबर देश के सभी अखबारों में भी प्रमुखता से छापी गई। सच्चाई सामने आई है तो आप देखेंगे संडे एक्सप्रेस के पेज नंबर 3 पर यह खबर छपी है और कहा गया है कि जेएनयू Feb 9 इंसिडेंट रॉ फुटेज गिवन बाय टीवी चैनल जेन्युइन फाइंड सीबीआई लैब। सीएफएसएल की लैब से पहले जेएनयू में मामले की जांच के लिए बनी कमेटी ने भी कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी की बात मानी थी। उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के पलायन पर जी न्यूज की खबर के बाद यूपी सरकार हरकत में आई है। पलायन करने वालों का डोर टू डोर लिस्ट बनाकर वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। कैराना में हिंदुओं के पलायन पर जी न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम और एसपी के निर्देश पर सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में पलायन करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रशासन की टीम पलायन करने वाले लोगों के पड़ोसियों से जानकारी जुटा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि पलायन करने वाले लोगों को किसी ने धमकी तो नहीं दी थी। वहीं बीजेपी ने 15 जून को 9 सदस्यों की एक टीम भेजकर पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया है। और इस प्रकार से अगर किसी को पलायन करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में इसलिए केवल कि वो हिंदू हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोग रोजगार के लिए कैराना छोड़कर जा रहे हैं। कैराना से पहली बात केवल हिंदू नहीं गए, मुसलमान भी गए। तो रोजगार के लिए आदमी दुनिया के किसी देश में भी जाता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान फिरौती न देने की वजह से कैराना में 4 हिंदू व्यापारियों की हत्या कर दी गई। कैराना से अब तक 346 हिंदू परिवार रंगदारी और गुंडागर्दी की वजह से पलायन कर चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में हिंदुओं के पलायन पर जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने पहले के रुख से यू टर्न लेते हुए अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सैनिक कॉलोनी विरोधी सेमिनार की इजाजत दे दी है। जम्मू कश्मीर में सैनिक कॉलोनी को लेकर घमासान जारी है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने मामले पर यू टर्न लेते हुए नजरबंद अलगाववादी नेता एसएस गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को रिहा कर दिया है। वहीं सैनिक कॉलोनी विरोधी सेमिनार को भी महबूबा मुफ्ती ने इजाजत दे दी है। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज अपने शहर हिसार पहुंचे। हिसार पहुंचने पर डॉक्टर चंद्रा का शानदार स्वागत किया गया। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज हिसार पहुंचे और अपने पिता नंद किशोर गोयनका से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो अपने समर्थकों से भी मिले, जहां लोगों की खुशी देखने लायक थी। सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर चंद्रा की जीत का जश्न मनाया। डॉक्टर चंद्रा ने भी खुद को मिले स्नेह, समर्थन और अपनेपन के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रा ने अपनी जीत में बीजेपी नेतृत्व के योगदान की भी बात की। उन्होंने वादा किया कि बतौर सांसद उनकी नई पारी हरियाणा और खास तौर से हिसार के लोगों के विकास से जुड़ी रहेगी। हरियाणा विधानसभा के 90 विधायकों का मैंने शुक्रिया अदा किया और सभी को धन्यवाद दिया
और उससे ज़्यादा मैंने धन्यवाद दिया है। और आज मैं देता हूं कि हरियाणा की जनता ने इतना प्रेम मुझे दिखाया, जो कि ऐसी स्थिति आई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये भी कहा कि राज्यसभा सीटों के लिए हुए ये चुनाव एक हरियाणा वासी और बाहरी के बीच का चुनाव था, जिसमें उन्हें सत्ता के विपक्षी यानी विरोधी दल से भी समर्थन मिला। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव लड़ा था। इसमें उन्होंने आर.के. आनंद को मात दी। डॉक्टर चंद्रा के अलावा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहे। निजामुद्दीन इलाके में 3 आरोपियों ने चलती कार में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया और बीच सड़क पर उसे फेंक कर फरार हो गए। राजधानी दिल्ली गैंगरेप की वारदात से एक बार फिर शर्मसार हुई है। अपनी शिकायत में 23 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया है कि वो निजामुद्दीन इलाके में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रही थी। तभी 3 आरोपियों ने उसका पीछा किया और उसे अपनी कार में आने के लिए कहा। जब उसने इनकार कर दिया तो उसे जबरदस्ती कार में खींच लिया और फिर 2 घंटे तक कार में उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद वो पीड़ित लड़की को सनलाइट कॉलोनी के पास बने फ्लाईओवर के नजदीक फेंक कर फरार हो गए। दिल्ली में एक बड़े रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों को एंट्री से रोके जाने पर केजरीवाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अगर रेस्टोरेंट पर आरोप सही साबित होते हैं तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली की ही रहने वाली सोनाली शेट्टी अपने पति का जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाना चाहती थी। इसके लिए वो कुछ बच्चों को लेकर कनॉट प्लेस के शिव सागर रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन रेस्टोरेंट ने गरीब बच्चों को देखकर उन्हें अंदर आने से रोक दिया। मैं वहाँ उन बच्चों के साथ खाना खाने आई थी, मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया क्योंकि हम चाहते थे कि हम ये रूल तोड़े, पर मैडम ने तो अंदर क्या हमको गालियाँ देके ही भगा दिया। घटना सामने आने के दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक पानी की किल्लत को लेकर जल युद्ध हो रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में पानी को लेकर महिलाओं के बीच हाथापाई तक हो गई। पहली तस्वीर दिल्ली के महिपालपुर की है, जहां पानी को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट हो रही है। पानी का टैंकर पहुंचते ही मोहल्ले में पानी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं पानी के कंटेनर से एक दूसरे पर वार कर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ी मलहरा थाने की है, जहां पानी को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पे नाराजगी व्यक्त होने के बाद गुजरात के बड़ौदा में पुलिस ने कुत्ते के साथ बर्बरता करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आरोपियों ने कुत्ते को बाइक के साथ बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा था। बेजुबान कुत्ते के साथ हुई बर्बरता के इस शर्मनाक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 बाइक सवार आरोपी अपनी तेज रफ्तार बाइक पर कुत्ते को रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। इसी दौरान पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था जीव दया की 2 कार्यकर्ताओं ने अपनी मोटरसाइकिल पर आरोपियों का पीछा किया और बेजुबान को बचाया। कुत्ते के साथ हुई बर्बरता का ये वीडियो भी बतौर सबूत इन्हीं कार्यकर्ताओं ने बनाया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में घुसपैठ के लिए तैयार आतंकियों से बातचीत रिकॉर्ड की गई है, जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शूट किया गया है। वीडियो में भारत में घुसपैठ के लिए तैयार नकाबपोश आतंकियों से बातचीत रिकॉर्ड की गई है। एक नकाबपोश आतंकवादियों से उनके संगठन, स्क्वाड और उनके टारगेट के बारे में सवाल जवाब कर रहा है। इतना ही नहीं, जिहाद के नाम पर आतंकियों को भारत के खिलाफ दहशत के लिए तैयार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये हिजबुल का प्रोपेगेंडा वीडियो भी हो सकता है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी इस वीडियो के जरिए कश्मीरी युवाओं को भटकाने और उन्हें सुरक्षा बलों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं।